साझी संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में आज हमारे साथ विद्यमान हैं आचार्य शैलेंद्र कृष्ण भट्ट जी। शैलेंद्र कृष्ण भट्ट जी के परिचय में मैं बताना चाहूंगा कि वृंदावन का प्रसिद्ध सांझी का घराना, वृंदावन का प्रसिद्ध साहित्य का घराना, वृंदावन का प्रसिद्ध संगीत का घराना, आप उस परंपरा की कड़ी हैं जो रघुनाथ भट्ट जी से, गदाधर भट्ट जी से शुरू होती है। यह हमारी संवाद श्रृंखला का सौभाग्य है कि आपने हमें अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय प्रदान किया इस संवाद यात्रा के लिए और हम लाभान्वित हुए हैं आपके विचारों से। इस व्याख्यान में, संवाद रूपी इस व्याख्यान में आपका जो विषय है वह बड़ा अद्भुत है। व्याख्यान का विषय है क्रॉस बॉर्डर आर्ट कनेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन सांझी एंड कैलीग्राफी। सांझी और कैलीग्राफी का जो तुलनात्मक सामंजस्य है, तुलनात्मक अध्ययन है, वह आपके विचारों से साझा होगा इस सांझी संवाद के माध्यम से। विश्व स्तर पर कैलीग्राफी का जो स्वरूप है और सांझी का जो कलात्मक पक्ष कैलीग्राफी से मिलता दिखाई देता है, उसका वैश्विक परिदृश्य में रेखांकन करने का निवेदन हमने आपसे किया था और इस व्याख्यान में हमें आशा है कि वह सभी जानकारियां इस सांझी संवाद के माध्यम से साझा होंगी। राधे राधे। श्री वृंदावन में आजकल चल रहे सांझी महोत्सव के अंतर्गत वृंदावन शोध संस्थान द्वारा आयोजित सांझी संवाद से जुड़े सभी माननीय ब्रजवासी रसिकजन, कलाविज्ञ और डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे समस्त कला प्रेमियों का मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। वृंदावन शोध संस्थान द्वारा आयोजित सांझी संवाद श्रृंखला सांझी कला से जुड़ी विविधताओं को नई पीढ़ी तथा संस्कृति प्रेमियों के मध्य लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के संवाद सांझी और कैलीग्राफी में ज्यामितीय पैटर्न के महत्व और विभिन्न देशों की कैलीग्राफी में इसके प्रचलन पर कुछ तथ्यात्मक बातों को आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा। सामान्यतः बिंदु के किसी भी रूप और स्वरूप, चाहे वह जल की बूंद हो या कलम और पेंसिल की नोक से बनाए गोल से निशान को हम बिंदु समझते हैं, लेकिन ज्यामिति की भाषा में यदि हम बिंदु को समझें तो यह एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई। कलम और पेंसिल की नोक से बनाए गोल से निशान को हम शून्य त्रिज्या वाला वृत्त भी कहते हैं। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल और आयतन भी शून्य ही होता है, लेकिन बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना करना असंभव है। ऐसे में यदि हम ये कहें कि ज्यामिति का प्रारंभ ही बिंदु से होता है तो ये गलत नहीं होगा। बिंदु का विस्तार ही वृत्त है और वृत्त ही भूमि, धरा और विश्व में ज्यामिति के सृजन की अविरल बहती धारा है। सृजन, लेखन और चित्रांकन के संदर्भ में यदि हम बिंदु की उपयोगिता को देखें तो नाद और शब्द के स्वरूप का जन्म बिंदु के विस्तार से ही होता है। यानी बिंदु का विस्तार ही सृजन, लेखन और चित्रांकन है। यही कालक्रम से क्रमशः लोक कला और कला की श्रृंखला में सांझी और कैलीग्राफी में ज्यामिति का तथ्यात्मक समन्वयन, समामेलन और क्रियान्वयन है। अब यदि हम ज्यामितीय आकृतियों की बात करें तो यही बिंदु एक सरल रेखा, किरण रेखा, रेखाखंड, अंडाकार वृत्त, शंकु, बेलन, त्रिभुज और आयत आदि के रूप में हमें अपने दैनिक जीवन में यहाँ वहाँ अक्सर दिखाई देती हैं। वास्तु और वस्तुओं के रूप और स्वरूप का निर्धारण भी ज्यामिति की आकृतियों की समझ से ही हम आसानी से कर पाते हैं। हमारे देश में कला की अपनी एक विशेष शैली और विशिष्ट पद्धति है जिसे लोक कला के नाम से भी जाना जाता है। इसी लोक कला के अंतर्गत परंपरागत कलाएं भी विभिन्न प्रकार से
संस्कृति को न केवल एक नया रूप प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें से कुछ कलाओं की प्रस्तुति और उनके प्रदर्शन का समय उन्हें अति विशिष्ट कला की श्रेणी में स्थापित करता है। श्री वृंदावन की सांझी कला भी एक ऐसी ही परंपरागत कला का उदाहरण है। भट्ट जी की हवेली की सांझी 8 कोर वाले मिट्टी के चबूतरे, जिसे सांझी की चौकी कहा जाता है, पर बनाई जाती है। पारंपरिक सांझी की उस्तादी भाषा की यदि हम बात करें तो भट्ट जी की हवेली की सांझी लपेटा वाली सांझी कहलाती है। सांझी के लपेटों की ये डिजाइन, जिन्हें सांझी की भाषा में नक्शा कहा जाता है, ज्यामिति के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। सांझी के नक्शों में त्रिकोण, वर्ग, चतुष्कोण, पंचभुज, शंख, षटकोण, अष्टभुज, गोले, आले, स्टार, सकलबारे, चौपड़, लूडो, अंटा, लालटेन के साथ सर्वव्यापक वेलों के फसाव, जिसे उतार चढ़ाव और दबाव उछाल की बुनाई के जैसी चालों में समाहित होकर गतिशीलता मिलती है। एक बेल से लेकर 108 बेलों तक के नक्शों की प्रस्तुति को सांझी में बिना ज्यामिति ज्ञान के आधार नहीं बनाया जा सकता। भट्ट जी की हवेली की सांझी में प्रकृति प्रदत्त ज्यामिति, जैसे मकड़ी का जाल, फूलों पत्तियों की चाल, आसमान में उभरे इंद्रधनुषी रंगों की ताल, पानी में फेंके पत्थर से बने वृत्त की ढाल, अनेकानेक कंपनियों और संगठनों के प्रतीक चिन्हों, जिन्हें हम लोगो कहते हैं, का अद्भुत ज्यामितीय प्रस्तुतिकरण अनेकानेक वास्तुविदों, डिजाइनरों, गणित के व्याख्याताओं और संस्कृति कर्मियों को आश्चर्यचकित कर देता है। कैलीग्राफी को हम अक्षरांकन या सुलेख की लेखन कला भी कहते हैं। कैलीग्राफी में लेखनी या वृक्ष की सहायता से एक विशिष्ट प्रकार की लेखन शैली की डिज़ाइन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कैलीग्राफी हमारे ग्रंथों, इमारतों, मकबरों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखे श्लोकों, आयतों और विभिन्न धर्मों में वर्णित ईश्वर के नामों को ज्यामिति के आधार पर सुसज्जित और सुव्यवस्थित करके अभिलेखों, कलाचित्रों और ललित कला की अनेकानेक डिजाइनों में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है। कैलीग्राफी को आज हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सृजन, जैसे शब्दों की फ़ॉन्ट डिज़ाइनों, प्रतीक चिन्हों जिसे लोगो कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनों, मानचित्रों इत्यादि में आसानी से देखा जा सकता है। 15वीं सदी में मुद्रण कला के दुनिया भर में व्यापक प्रसार के बाद जब 16वीं सदी में पांडुलिपियों के प्रचलन में काफ़ी गिरावट पाई गई थी, उस वक्त मुद्रण कला के विस्तार का अर्थ कैलीग्राफी का अंत कैसे भी नहीं हुआ। 17वीं सदी में बने ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुग़ल वास्तुकला में आज भी कैलीग्राफी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ताजमहल की इमारत में जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल बदलता है, वैसे वैसे सामने के बड़े और ऊंचे दिखाई देने वाली दीवार के हिस्से का क्षेत्र और उस पर बनी कैलीग्राफी का अलंकरण भी उसी अनुपात में बदलता जाता है। दर्शक को ऊपर से नीचे तक लिखी इबारत के शब्दों की साइज ज्यामितीय सिद्धांतों को कैलीग्राफी में प्रतिपादित करने की वजह से हमेशा एक सी नज़र आती है। ज्यामिति कैलीग्राफी की बात करें तो ताजमहल के अग्रिम भाग में की गई कैलीग्राफी फ्लोरिड थुलुड लिपि की है। इसके अलावा कैलीग्राफी में ज्यामिति के व्यापक रूप को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कैलीग्राफियों को देखने और समझने की ज़रूरत है, जिनमें इस्लामिक कैलीग्राफी में कई देशों की अपनी अलग अलग शैलियाँ हैं, जिनमें भारतीय, कुवैत की, अरब की खास हैं। ईरान की नस्तालिक, खत सुलाह, कूफिक, मिनिएचर इल्यूमिनेशन, एवोनी हैंडीक्राफ्ट पर बनी कैलीग्राफी, उज्बेकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट पर बनी एक अन्य प्रकार की कैलीग्राफी, अफ़गानिस्तान की तहज़ीब कैलीग्राफी, स्विट्ज़रलैंड की कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी, पिक्टोरियल कैलीग्राफी, सूडानी पिक्टोरियल कैलीग्राफी, इंडोनेशिया की सुलुस कैलीग्राफी, लेबनानी सुलुस कैलीग्राफी के
सृजन में ज्यामिति पैटर्नों के परिपालन करने की वजह से ये सभी बेहद खूबसूरत लगती हैं। इन सब के अतिरिक्त यदि हम जापानी, चीनी, तिब्बती और पर्शियन कैलीग्राफी को ज्यामितीय सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो हमें संस्कृत, तमिल, गुरुमुखी और देवनागरी के अतिरिक्त अंग्रेजी की कैलीग्राफी भी मन को मोह लेती है। हमारे देश में पांडुलिपियों की कैलीग्राफी में ज्यामितीय समन्वय ने विश्व को शाब्दिक सौंदर्य से सदियों से आबद्ध किया हुआ है। 7वीं सदी में भी चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत से सैकड़ों पांडुलिपियाँ संस्कृत की उत्कृष्ट कैलीग्राफी की वजह से ही लेकर गया था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अवध के नवाब ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय को पदशाहनामा की उत्कृष्ट सुसज्जित पांडुलिपि भेंट की थी, जिसे आज भी राजशाही संग्रह में उत्कृष्टतम वस्तुओं में से एक माना जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत आई, उन्होंने इस उपमहाद्वीप को एक महान और उन्नत सभ्यता का जनक माना, जिसमें बौद्धिक और कलात्मक उद्यम की प्रचुरता कूट कूट कर भरी हुई थी। विश्व के महान कलाविदों और विद्वानों ने भारत की संस्कृति के उन अनेक पक्षों में गहरी रुचि ली जो ताड़ के पत्ते, कागज, कपड़े, सोने, चांदी और तांबे जैसी विभिन्न सामग्रियों पर हस्तलिखित पांडुलिपियों में ज्यामितीय कैलीग्राफी के विशाल भंडार के रूप में पाए जाते हैं। अंत में यदि हम प्राचीन मिस्र, प्राचीन ग्रीस और प्राचीन भारत के संदर्भ में पिरामिड, मंदिरों, मस्जिदों, महलों, मठों सहित इमारतों में ज्यामितीय आकार और ज्यामितीय पैटर्न के उपयोग की बात करें तो इसका प्रयोग जिस तरह से इन इमारतों के अंदर और बाहर से सजाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग भट्ट जी की हवेली की लगभग 400 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक साझी और विश्व की चुनिंदा ज्यामितीय कैलीग्राफियों में किया जाता है। वैसे तो साझी संवाद में कला चर्चा अभी शुरू ही हुई है, लेकिन दिए गए समय की सीमा के कारण बाकी चर्चा अगले संवाद में की जाएगी। नमस्कार, शुभम भवतु।